आज जो फोर्थ वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो फोर्थ वीडियो कोचिंग वाले इश्यूज़ पर रिलेटेड है। बहुत सारे छात्रों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि मैं इस कोचिंग को ज्वाइन करूँ या ना करूँ, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ कि अगर मैं कोचिंग नहीं करूँगा इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो मुझे सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो हमारा जो ये वीडियो है वो इस बात पर आधारित रहेगा कि आपको इस एग्ज़ाम में कोचिंग की कितनी ज़रूरत है, और अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग का सिलेक्शन आपका कैसा हो, आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सकें। और कोचिंग का एक मतलब ये भी है कि जो पेड कोचिंग जो चलती हैं या ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई गाइडेंस मिलता है उसको भी मैं कोचिंग का पार्ट मानता हूँ। कोई व्यक्ति अगर आपको कोच कर रहा है तो आप इस प्रकार से आपको एक डायरेक्शन मिला हुआ है तो आप उसके अंदर काम कर रहे हैं। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो व्यक्ति के 360 डिग्री में व्यक्ति को टेस्ट करती है। उस छात्र के जो उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसके ज्ञान को, उसने जो परिश्रम किया है, सभी आयामों पे उसे टेस्ट करती है। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब सिलेबस बहुत वास्ट हो, जब आपको इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी हो, तब आपको ये प्रश्न उठता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो कोचिंग का जो मेन रिलेशन होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, किसी कोच का, कि वो आपको ये गाइड कर पाए कि ये बिंदु महत्वपूर्ण है और ये बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है। आपको आपको डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति चाहिए कि आप इतनी वास्ट जो आपके सामने जो ढेर लगा हुआ किताबों का या इन्फॉर्मेशन का, उस इन्फॉर्मेशन की चकाचौंध में आप अपना डायरेक्शन ना भूलें। इसलिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोचिंग में जो टीचर्स रहते हैं वो 10, 15, 20 साल से पढ़ा रहे होते हैं, उनके पूरे पैटर्न की उनको जानकारी होती है। उसमें जो बच्चे आते हैं कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि जो दिल्ली में या कैपिटल सिटीज़ में जो कोचिंग है वो बहुत कॉस्टली है। और ये कहना भी सही नहीं है कि केवल कोचिंग से सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको जो दिल्ली में है या किसी कैपिटल सिटी में है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और उसको कोई गाइड नहीं मिल पा रहा है तो कोचिंग को ज्वाइन करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोचिंग ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना आपको सफलता मिल नहीं सकती। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देके बताना चाहूँगा कि कॉलेज में मैंने IIT कानपुर से बीटेक किया था, और बीटेक के 3rd ईयर या 2nd ईयर में मुझे लगा कि इसके बाद आपका इंजीनियरिंग करने के बाद आपका क्या कैरियर होना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भारत में जो प्रीमियर सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उस एग्ज़ाम को दूंगा और उस एग्ज़ाम के थ्रू अपने कंट्री में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने की, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल पाए। इसके लिए मैंने तैयारी करना शुरू किया। 2nd और 3rd ईयर कॉलेज का मैंने इसलिए बोला, जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या किसी और भी जगह आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास 2-3 महीने जो टाइम रहता है वैकेशन का, या इनफैक्ट नॉर्मल टाइम में रहता है, उस दौरान आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को गाइड कर सकते हैं। और वो एक प्रकार से आपको अगर आप माने कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना होता है। जब आप ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद है। सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम देने के लिए व्यक्ति को ग्रेजुएट होना आवश्यक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के 3-4 सालों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है और आपको ये भी पता रहता है कि हमने इतनी तैयारी तो कर ली है और किस डायरेक्शन में हमको बढ़ना चाहिए। तो जो आज मैं आपको जो ध्यान से 4 बातें बताऊंगा, इन 4 बातों का आप ध्यान देंगे तो आपको आई थिंक अच्छा लगेगा। सबसे पहले, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, पहला ये है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। जैसे अगर सिविल सर्विसेज तो इंडिया इन द वर्ल्ड है, नेशनल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, जो जनरल स्टडीज़ के विभिन्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ वाले इशूज़ हैं। अगर आप उस सिलेबस का एक शब्द को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या चीज़ें टेस्ट करना चाहती हैं। आप जिस गेम में जीतना चाहते हैं उस गेम के बेसिक रूल्स क्या हैं, उसके बेसिक रूल्स सिलेबस में दिए हुए हैं कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज़ है, वो जो सिविल सेवा की परीक्षा है उस परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। पुराने 10 सालों के प्रश्न पत्रों को आप ले लें तैयारी करने से पूर्व, और उनमें से आप केवल प्रश्नों को पढ़ डालिए। जैसे मान लीजिए 2015 के एग्ज़ाम में आया हो कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, भारत और ईरान के संबंध कैसे हैं, हमारे यहाँ खेलों की क्या स्थिति है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई प्रश्न होता है। जब आप 10 सालों के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई करने से पहले समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट एग्जाम की है। जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो 10 साल के पेपर आपको एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हमको
क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और क्या पढ़ने का तरीका होता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि हर 10-15 दिन पे आप अपने 10 साल के पुराने प्रश्नों पत्र को खोलें, उनको दोबारा पढ़ें, और जिस जिस विषय को पढ़ते जाते हैं, आजकल तो किताबें इतनी अच्छी हो गई कि टॉपिक वाइज भी प्रश्न पत्र आने लगे हैं। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के विषय में पिछले 10 सालों में जो 15-20 सवाल पूछे गए हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनका नेचर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जब टॉपिक पढ़ रहे हैं किन बातों को ध्यान से पढ़ना है, किन बातों को ध्यान से नहीं पढ़ना है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पुराने 10-15 सालों में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको देखना चाहिए। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति ने किसी ना किसी कॉलेज से पढ़ाई की है, उसके आसपास के नेबर में, तो आपके नेबरहुड, आपका कॉलेज या आपके ऐसे कोई जान पहचान वाले हों जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनसे आप कोशिश करें, आप उनसे मिलने का समय मांगें, उनसे मिल लें, बात कर लें। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने एग्ज़ाम को दिया हुआ है, वो व्यक्ति अगर आपको बताएगा फर्स्ट हैंड कि उसने कैसी तैयारी की, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, कौन सी किताबें पढ़ी, तो आपको फर्स्ट हैंड एक आइडिया लगता है। इनफैक्ट मेरा जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य ही ये है कि जिन लोगों को गाइडेंस की समस्या रहती है उनको एक बेसिक मिनिमम गाइडेंस मिल सके और गाइडेंस के अभाव में वो अपने लक्ष्य से ना चुकें। और जो चौथा है वो पॉइंट है, आपका ऐसा ग्रुप होना चाहिए 3-4 दोस्तों का जिनकी जो पढ़ने में होशियार हों, जो मेहनत करने में हो, और जिनका लक्ष्य भी वही हो जो सिविल सर्विसेज का है, और वो फोकस्ड लोग हों, और जो वो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, और जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर 3-4 लोग करते हैं तो अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टी आए तो आप उस आदमी से कंसंट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए एक बेसिक कोचिंग के टीचर की ज़रूरत होती है। आप जब किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स लिखवा देगा, आपको डिक्टेट कर देगा, आपका टेस्ट ले लेगा, तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा आप कहाँ पे आपको बेसिक मटेरियल देते हैं, आपको बहुत खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडीमेड मटेरियल मिल गया। लेकिन मैंने जो आपको चारों चीज़ें बताई हैं, आपका सिलेबस, आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स, आपके सीनियर से बात करना, आपके फ्रेंड से बात करना जो तैयारी करना है, तो आपको काफ़ी कुछ उस डायरेक्शन को आप पा सकते हैं। क्योंकि जो इस वीडियो को बहुत सारे छात्र देख रहे हैं, बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे जो बड़े शहरों के होंगे, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में आते होंगे, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में आते होंगे, तो हो सकता है उनके लिए संभव ना कोचिंग ज्वाइन करना पाना, इसलिए मैंने एक बेसिक आपको बता दिया। और आजकल तो बहुत सारे बच्चों के नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, अगर आप नोट्स को ले लेंगे तो आपको एक बेसिक मिनिमम आइडिया लग जाएगा। मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ अपना अटैम्प्ट दिया था, उस अटैम्प्ट के साथ मैं फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन उस साल मैंने कोचिंग मैंने उस समय मैंने ज्योग्राफी सिलेबस लिया था, और मैं लकी तक मुझे एक अच्छे टीचर मिले तो मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जिसका मुझे लाभ भी मिला था। वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस भी मिल गया था, तो मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और उनको भी उतनी सक्सेस मिली है। और बल्कि मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने जब कोचिंग 3 महीने की रहती है, तो 3 महीने की कोचिंग के बाद मैं लखनऊ में अपने घर पे पेरेंट्स के पास रहा था। पेरेंट्स के पास रहने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको घर की समस्या नहीं होती है, आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। लखनऊ एक ठीक ठाक बड़ा शहर था, आपको किताबें मिल जाती थी, आपको न्यूज़पेपर मिल जाता था। तो इस प्रकार मैंने किया है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको फाइनल मेरा अभिमत ये है कि अगर आपको सर्कमस्टांसेस परमिट करते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नहीं परमिट कर सकते हैं तो आपको कोई बहुत डिसएडवांटेज नहीं है। खासकर मैं आपकी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी सलाह दे पाऊँ कि अगर आपको गाइडेंस की कमी हो रही है आपकी पूर्ति कर पाएँ। लेकिन कोचिंग कोई ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट सक्सेस है तो सक्सेस मिल जाएगी। कोचिंगों में आजकल एक क्लास में 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहता है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करें तभी भी आपको इन चारों बातों को फॉलो करना चाहिए। आपको सिलेबस को देखना चाहिए, आपको पुराने पेपर्स को देखना चाहिए, टीचर जो बात पढ़ाना चाहते हैं कल उस टॉपिक को पढ़ के जाइए, सो दैट आपको चीज़ें पता रहें। आपको ये भी पता रहेगा, बेसिकली टीचर बहुत सारा कंटेंट डिक्टेट करते हैं, लेकिन आप नोट्स में उन्हीं चीज़ों को लिख पाते हैं जो जितनी आपकी स्पीड होती है, जिन चीज़ों के बारे में आपको सुना रहता है। कई जगह आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप कोचिंग का फ़ायदा ले पाएंगे। कोचिंग में आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूँ। कोचिंग के टेस्टों को आप ऐसा मानिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्टों को आप सीरियसली दें। मैंने आज को जो ये वीडियो बनाया है, मैंने बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कोचिंग के बारे में पूछा था, तो मैंने आज कोचिंग वाले विषय में आज आपको बताया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें अगर आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप वीडियो के माध्यम से आप मुझे दे पाएंगे।